हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जूरी स्नैक्स। आज हम डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग को डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले एक कोट है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। लेट अस सैक्रिफाइस आवर टुडे सो दैट आवर चिल्ड्रन कैन हैव अ बेटर टुमारो। ये कोट मुझे काफ़ी पसंद है एंड ये हमारी फर्स्ट वीडियो भी है इस चैनल की, तो आई होप आप सभी को पसंद आए। लेट्स स्टार्ट। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव रूलिंग, इसे प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग या प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन भी कहते हैं। और ये एक तरह का लीगल प्रिंसिपल होता है जो कि कोर्ट को अलाउ करता है कि जब भी कोर्ट कोई लीगल इंटरप्रिटेशन देता है, नई लीगल इंटरप्रिटेशन देता है या फिर कोई डिसीजन देता है, और कोर्ट ये चाहता है कि मेरी जो ये इंटरप्रिटेशन, मेरा जो ये डिसीजन है, ये सिर्फ फ्यूचर के केसेस पे ही अप्लाई करें। यानी जो प्रेजेंट में जो भी केसेस पेंडिंग है या फिर उससे पहले पास्ट में जो केसेस हुए हैं या ट्रांजेक्शन हुए हैं, उनको ये अफेक्ट नहीं करें। ये सिर्फ फ्यूचर के केसेस में अप्लाई करें, तब ये कोर्ट इस डॉक्ट्रिन को अप्लाई करता है जब भी कोर्ट नया प्रिंसिपल कोई सेट कर रहा होता है। दूसरी चीज, अब कोर्ट इसको क्यों एम्प्लॉय करेगा या फिर क्यों यूज में लेगा? कोर्ट चाहता है कि ऑलरेडी कोई एक एस्टेब्लिश्ड लीगल प्रेसिडेंट है या इंटरप्रिटेशन है, उसमें कोई बहुत बड़ा चेंजेस लाना होता है या कोई इंपॉर्टेंट चेंजेस लाना होता है, और कोर्ट चाहता है कि पहले से ही किसी पर्सन के पास में कोई राइट आ गया है। ठीक है, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज करें, किसी एक पर्सन के पास में डैमेजेस क्लेम करने का राइट होता है किसी एक एक्ट को लेके। ठीक है, अब उस टाइम उसके पास में वो राइट होता है, बट कुछ समय बाद में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ जाती है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि उस एक्ट को लेके आप डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। तो वो जो पास्ट का जो उसका राइट है वो अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो राइट उसके पास आ चुका है ऑलरेडी। तो तब ये डॉक्ट्राइन ऐसे काम करता है, क्योंकि ये इसको खुद को लिमिट कर देता है कि ये सिर्फ फ्यूचर के केसेस पे ही अप्लाई करेगा और पास्ट और प्रेजेंट पे नहीं अप्लाई करेगा। तीसरी चीज ये, एक और जो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इस डॉक्ट्राइन का, वो ये है कि ये एक बैलेंस क्रिएट करता है दो चीज़ों के बीच में। अब वो दो चीज़ें क्या है? पहली चीज़ अच्छे से समझेंगे। पहली चीज़ ये कि हमें पता है कि हमारी सोसाइटी काफ़ी चेंज होती रहती है। अब जब सोसाइटी चेंज होती रहती है तो जो लॉ है वो भी चेंज होना ज़रूरी है, उसका भी सोसाइटी के अकॉर्डिंग। क्योंकि हमारा जो लॉ है वो बेसिकली सोसाइटी को ही गवर्न कर रहा है, तो सोसाइटी ही चेंज हो रही है तो लॉ को चेंज होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी लीगल डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो लीगल सिस्टम है वो स्टेबल रहे और प्रिडिक्टेबल रहे। स्टेबल यानी कंसिस्टेंट रहे। ऐसा नहीं कि हर 6 महीने में हमारा लॉ चेंज हो रहा है। आज एक कोई पर्टिकुलर एक्ट ऑफेंस है, हो सकता है 6 महीने बाद ना हो, उसके बाद 6 महीने बाद वापस वो ऑफेंस बन जाता है। तो ऐसा भी नहीं हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो बैलेंस लाने का काम है वो डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग करता है। अब हम इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं। इंडिया में इसकी हिस्ट्री क्या है? ये जो डॉक्ट्राइन है ये अमेरिकन डॉक्ट्राइन है, और हमारे इंडिया के अंदर ये फर्स्ट टाइम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सुब्बा राव ने इन्हें अप्लाई किया था। और जिस केस में इन्होंने अप्लाई किया था वो था आईसी गोलकनाथ केस 1967। ठीक है, इसकी डेफिनेशन ये दे रखी, आप नोट्स के पर्पज से या फिर आपकी जो मेंस राइटिंग की जो प्रिपरेशन होती है उसके लिए इसे नोट कर सकते हैं। बेसिकली डेफिनेशन कुछ नहीं कहती, ये कह रहा है कि जब भी कोर्ट ओवररूल करता है इसके किसी पुराने डिसीजन को और एक नई रूलिंग दे देता है, तो वो उस नई रूलिंग की एप्लीकेशन को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है कि ये सिर्फ फ्यूचर के ट्रांजेक्शन पे ही अप्लाई करेगी, ताकि जो पास्ट की जो ट्रांजेक्शन है वो वैलिड रहे, वो इनवैलिड ना हो जाए। ठीक है, अब आईसी गोलकनाथ के केस में क्या हुआ था? आईसी गोलकनाथ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने दो केसेस को ओवररूल किया था। एक तो शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक है, अब इन दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या बोला था जो आईसी गोलकनाथ के केस में इनको ओवररूल किया था? इन दोनों केसेस में ये हुआ था, हमें ये पता है। इन दोनों केसेस को समझने के लिए पहले हमें आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 के बारे में पता होना चाहिए। जैसे आर्टिकल 13 ये कहता है कि जो लॉ, उसमें जो वर्ड यूज किया गया लॉ, पार्लियामेंट ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना सकता है जो फंडामेंटल राइट को वॉलेट करे। ठीक है, और आर्टिकल 368 के अंदर हमारे पार्लियामेंट के पास में अमेंड करने की पावर होती है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकता है। तो इन दोनों केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि जो पार्लियामेंट है वो चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से वो किसी भी फंडामेंटल राइट को भी वायलेट कर सकता है। यानी आर्टिकल 13 के अंदर जो वर्ड लॉ लिखा है वो आर्टिकल 368 के अमेंडमेंट को इंक्लूड नहीं करता है। ठीक है, यानी पार्लियामेंट के पास में पावर आ गई थी कि वो कोई भी लॉ निकाल सकता है, चाहे वो फंडामेंटल राइट को वायलेट ही क्यों ना कराओ। तो इन दोनों केसेस को ओवररूल किया था आईसी गोलकनाथ के केस में। अब आईसी गोलकनाथ के केस में क्या कहा गया था? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, पहली चीज सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर करी कि जो आर्टिकल 13 के
लॉ के अंदर हमने 368 के अमेंडमेंट को एक्सक्लूड रखा था, वो अब हम इंक्लूड कर रहे हैं, यानी आर्टिकल 13 का जो लॉ है वो उसके मीनिंग के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी इंक्लूड करेगा। अब जब लॉ के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी इंक्लूड कर दिया है, यानी वो जो अमेंडमेंट है वो अब फंडामेंटल राइट को भी वॉयलेट नहीं कर सकता है। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बट एक और चीज क्लियर करी थी, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो ऑपरेशन होगा इस डॉक्ट्राइन का वो प्रोस्पेक्टिव होगा, रेस्ट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। यानी प्रोस्पेक्टिव यानी जो फ्यूचर के जो केसेस होंगे उन्हीं पे अप्लाई होगा। इससे पहले अगर कोई भी कुछ केसेस हुए हैं या ऑलरेडी किसी सिचुएशन या ट्रांजेक्शन के साथ डील कर लिया गया है तो उसे हम छेड़ेंगे नहीं। सिंपल सी चीज। दूसरी चीज ये है, इसमें ये भी कहा था कि जो फर्स्ट अमेंडमेंट, फोर्थ अमेंडमेंट एंड जो 17th अमेंडमेंट है वो फ्यूचर के ट्रांजेक्शन के लिए वैलिड रहेंगे। अब हम फॉर्मुलेशन पढ़ेंगे कि डॉक्ट्राइन का फॉर्मुलेशन कैसे किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब गोलकनाथ का केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां पे एक कंटेंशन दी गई थी कि जो सुप्रीम कोर्ट ये काम कर रहा है वो लॉ मेकिंग लेजिस्लेशन बना रहा है, तो ये एक तरह का जुडिशियल लेजिस्लेशन हुआ। जबकि लॉ बनाने की पावर हमें पता है लेजिस्लेटर के पास होती है, लेजिस्लेटर ही लॉ बनाता है, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें इंटरप्रेट करता है। तो ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट इसे जुडिशियल लेजिस्लेशन का नाम दिया गया था, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसे मना कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, जो ब्लैकस्टेनियन थ्योरी ऑफ लॉ है उसको एक्सप्लेन किया था। और उसमें इन्होंने कहा ब्लैकस्टेनियन थ्योरी ऑफ लॉ क्या होती है, वो ये कहती है कि जो जजेस हैं वो सिर्फ लॉ को डिस्कवर करते हैं, लॉ को बनाते नहीं हैं। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ब्लैकस्टोनियन थ्योरी ऑफ लॉ को एक्सप्लेन किया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करी थी जो इसके सपोर्ट में थी इस डॉक्ट्राइन के। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो डॉक्ट्राइन है ये एक मॉडर्न डॉक्ट्राइन है, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारी सोसाइटी जो है वो चेंज होती रहती है और हमारी सोसाइटी काफी फास्टली चेंज हो रही है। तो इस केस में हमें इस डॉक्ट्राइन की जरूरत है, क्योंकि हम पुराने प्रेसिडेंट पे या पुराने लॉ पे ही हमेशा के लिए, परपेचुअल टाइम पीरियड के लिए हम उन पे सेटल नहीं हो सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि ये कोर्ट को अनेबल करता है स्मूथ ट्रांजेक्शन के लिए। यानी हो सकता है कोर्ट ने पहले डिसीजन देते समय कोई एरर कर दी थी। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट चाहता है या फिर हमारा जो हाईएस्ट कोर्ट होता है इंडिया का, वो ये चाहता है कि वो उस एरर को करेक्ट करे। तो उसे करेक्ट करने के लिए जो ट्रांजिशन की जरूरत होगी, क्योंकि जो पहले जो एरर हुई है उनके कारण हो सकता है उन एरर के बेसिस पे कुछ कोर्ट में प्रेसिडिंग्स चल रही है, कुछ केसेस चल रहे हैं ऑलरेडी, तो उनको अफेक्ट नहीं किया जाएगा। तो ये एक तरह का एक स्मूथ ट्रांजिशन के लिए भी एज ए वर्क करता है। दूसरी चीज ये है, ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। यानी ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि कोर्ट कब से अपने उस डिसीजन को, अपने उस प्रेसिडेंट को या अपनी उस इंटरप्रिटेशन को अप्लाई करना चाहता है। यानी कोर्ट ही डेट फिक्स करेगा रेट्रोएक्टिविटी। रेट्रोएक्टिविटी का मतलब ये होता है कि जो पास डेट फिक्स की जाती है कि हम इस तारीख से ये जो डिसीजन है वो इफेक्टिव होगा। ठीक है। तो ये एक आ गया कि हम इस डॉक्ट्राइन को अप्लाई करके पास्ट को जो है प्रिजर्व कर सकते हैं, हमारा पास्ट भी बचा रहेगा और हमारा फ्यूचर भी प्रोटेक्टेड रहेगा। सो इन आई होप अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, इफ अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। हमारी टीम को ये इंकरेज करेगा और वीडियोस बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। बेसिस क्या है इस डॉक्ट्राइन का, यानी अब हम इस डॉक्ट्राइन के बारे में बात करें तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में इस डॉक्ट्राइन के बारे में दे रखा है या पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना रखा है, कहीं तो इसके बारे में कुछ दे रखा होगा। तो हमारे इंडिया के अंदर कोई स्टैट्यूटरी प्रोहिबिशन तो नहीं दे रखा है कि जो कोर्ट को मना करे कि आप जो है इस डॉक्ट्राइन को यूज नहीं कर सकते। फर्दर हमारे यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकेटा भी होता है। रेस जुडिकेटा क्या होता है? ये क्या होता है कि जब भी किसी डिस्प्यूट का सेटलमेंट हो जाता है ऑलरेडी दो पार्टीज के बीच में और वो फाइनली डिसाइड हो जाता है, तो वापस आप उस इशू को रेज नहीं कर सकते हैं या सुनाया नहीं जा सकता है। ठीक है। तीसरी चीज, कोर्ट ये भी कहता है कि अगर कोई राइट किसी ऑलरेडी पर्सन के पास आ गया है तो हम उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम उस वेस्टेड राइट को जो किसी पर्सन के पास आ गया है ऑलरेडी, हम उसे छेड़ेंगे नहीं। यानी वो वेस्टेड राइट उसी का ही रहेगा। ठीक है। भले ही ये जो डिसीजन होगा वो फ्यूचर के ट्रांजेक्शन पे ही अप्लाई की जाएगी। चौथी चीज, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहीं भी, ना तो वो एक्सप्रेसली या कहीं वो नेसेसरी इम्प्लीकेशन से हमारे इस डॉक्ट्राइन के अगेंस्ट कहीं बात नहीं करता है। इवन अगर हम आर्टिकल 32, 141 एंड 142 को देखें तो ये कोर्ट को पावर ही देता है कि वो अलग अलग डॉक्ट्राइन्स दे सकता है या फिर डिसीजंस एंड ऑर्डर्स दे सकता है एंड ऑफ जस्टिस करने के लिए। अब अगर हम इन आर्टिकल्स को और आगे पढ़ें तो जैसे हमारा जो आर्टिकल 32 है वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर होती है डायरेक्शंस देने के लिए, ऑर्डर्स देने के लिए, रिट्स देने के लिए।
आर्टिकल 141 यही कहता है कि लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट। अब यहाँ पे जो वर्ड लिखा है वो डिक्लेयर लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे फाउंड या डिस्कवर्ड नहीं लिखा है, डिक्लेयर लिखा है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आगे इंटरप्रेट करूंगा। बट अभी आप ये समझे कि आर्टिकल 141 में ये पावर दे रखी है लॉ डिक्लेयर करने की। 142 में सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर होती है कि कंप्लीट जस्टिस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर दे सकता है जो भी मैटर उनके सामने पेंडिंग होता है। अभी हमें रिसेंटली पता है कि जो मेयर इलेक्शंस के केस हुए थे वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 की पावर को एक्सरसाइज किया था। कुछ नहीं, इसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो तीनों आर्टिकल है आपस में मिलके काम करते हैं कंप्लीट जस्टिस करने के लिए। अब जैसे मैंने वो डिक्लेयर वर्ड के बारे में आपको कहा था, तो जो डिक्लेयर वर्ड है वो वाइडर वर्ड है। अब फाउंड और मेड से बहुत ज़्यादा वाइड है, ठीक है। अब डिक्लेयर का मतलब क्या होता है कि अपनी ओपिनियन को अनाउंस करना है, जबकि फाउंड और मेड जो होती है उसमें प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। अब वो प्रोसेस में क्या होता है, प्रोसेस के अंदर आपका इंटरप्रिटेशन आएगा, असर्टेनमेंट आएगा कि आप असर्टेनमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और इवोल्यूशन किया जा रहा है। ये तीनों ही चीज़ें होगी प्रोसेस के अंदर। जबकि डिक्लेरेशन के अंदर क्या होता है, डिक्लेरेशन जो है एक तरह का रिजल्ट होता है। रिजल्ट किसका, आपकी इस प्रोसेस का जो रिजल्ट होगा उसको हम डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो ये वर्ड होता है डिक्लेयर। अब इसीलिए ही ये जो वर्ड लॉ डिक्लेयर है वो यहाँ पे भी आर्टिकल 141 के अंदर यूज किया गया है, यानी ये काफी वाइड टर्म यूज करी है हमने। अब ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है लॉ डिक्लेयर करने की, आप इसे किसी आउटडेटेड थ्योरी पे या आउटमोडेड थ्योरी पे मना नहीं कर सकते कि सुप्रीम कोर्ट के पास में या फिर जो कोर्ट जो है सिर्फ लॉ को फाइंड करता है, लॉ को बनाता नहीं है, ठीक है। इससे जो हमारा बहुत बड़ा जो पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है जस्टिस का, जो कि हमने सुप्रीम कोर्ट या जो किसी भी कंट्री के किसी हाईएस्ट कोर्ट के पास होता है, वो काफी इनफेक्टिव हो सकता है इस कारण से। आगे बढ़ते हैं। प्रपोजिशन ऑफ डॉक्ट्राइन क्या है, इस डॉक्ट्राइन की तीन प्रपोजिशन है। पहली प्रपोजिशन ये है कि ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में ही इसे यूज किया जा सकता है। हालांकि अभी ये स्टैट्यूटरी प्रोविजंस और जो स्टैट्यूटरी लॉज होते हैं वहां पे भी ये अप्लाई होता है। बट पहले जब ये नया नया आया था इसी गोलकनाथ के केस में, तब इन्हें सिर्फ उन्हीं मैटर्स पर अप्लाई किया जाता था जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ हाईएस्ट कोर्ट ही अप्लाई कर सकता है, यानी हमारा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। स्कोप क्या रहेगा रेट्रोएक्टिव का, रेट्रोएक्टिव का मतलब वही कि जो पास्ट की जो डेट फिक्स करते हैं आपकी इस डेट से इसकी एप्लीकेशन होगी, तो उसके जो स्कोप होगा वो भी सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इसे प्रेजेंट डेट से भी अप्लाई कर सकता है, फ्यूचर की डेट से भी अप्लाई कर सकता है, या किसी भी डेट से अप्लाई कर सकता है। केस लॉस पढ़ेंगे हम। केस लॉस में सबसे पहले ये बाबूराम वर्सेस सीसी जेकॉब 1999 का केस है। इसमें ये ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं कि ये इस डॉक्ट्राइन की जरूरत क्या थी। तो पहला जो दे रखा है वो है कि टू अवॉइड री ओपनिंग ऑफ सेटल इश्यूज। जैसा कि रेस जुडिकेटा भी करता है कि एक बार कोई इशू सेटल हो जाता है तो उसे बार बार आप ओपन ना करें, बार बार उसे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि प्रिवेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स की जो प्रोसीडिंग्स होती है, ऐसा नहीं कि जो पहले जो पास्ट की ट्रांजेक्शन थी उसके ऊपर कोई प्रोसीडिंग्स चल रही थी, अब फ्यूचर में कोई नया लॉ आ गया तो उसके बेसिस पे एक और प्रोसीडिंग चल गई, तो अलग अलग जगह अलग अलग प्रोसीडिंग चालू हो जाएगी, तो उसके लिए काफ़ी कोर्ट के ऊपर काफ़ी बर्डन आ जाता है, ठीक है ना। और अनसर्टेनिटी को अवॉइड करने के लिए, और इसमें कोर्ट ने ये भी कहा था कि जो ऑब्जेक्ट है प्रोस्पेक्टिव डिक्लेरेशन ऑफ लॉ का, वो ये है कि जो भी, जैसे सपोज करो कि कोर्ट ने आज कोई डिक्लेरेशन दिया है लॉ से रिलेटेड या आज कोई डिसीजन दिया है, इससे पहले जो भी कॉन्ट्ररी एक्शंस लिए गए होंगे उनको वैलिडेट कर दिया जाएगा। यानी आज हो सकता है कि एक पर्टिकुलर एक्ट ऑफेंस है, ठीक है, आज 10 तारीख है और 10 तारीख को हो सकता है कि ये कोई पर्टिकुलर एक्ट ऑफेंस है, और इससे पहले जितने भी वो एक्ट हुए वो ऑफेंस नहीं होंगे, उनको वैलिडेट कर दिया जाएगा। बट आज के डेट के बाद में जो भी ये एक्ट करेगा उसे हम ऑफेंस कंसीडर करेंगे और उसके ऊपर प्रोसीडिंग्स की जा सकती है। ये लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में किया जाता है। अब एक केस है केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। इस केस में क्या हुआ था कि गोलकनाथ के केस को ही ओवररूल कर दिया गया था, बट जो डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग है उसको अपहेल्ड किया गया था, और इसको सब्सिक्वेंट केसेस में और जजमेंट्स में भी काफी यूज किया गया है। ये कुछ और केसेस है जो आपके मेंस आंसर राइटिंग के लिए काम आ सकते हैं। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसे मंडल कमीशन केस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग है वो फ्यूचर के आने वाले 5 सालों के बाद से ही अप्लाई होगा। यानी आज कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो आज की डेट से ना इम्प्लाई होके आने वाले 5 साल बाद से ये जजमेंट अप्लाई किया था। तो ये बहुत ही एक अलग जजमेंट आया था 1992 में, जस्टिस रेड्डी थे इसके जजमेंट में जो जजमेंट दिया था जिन्होंने।
एक और केस है मैनेजिंग डायरेक्टर ECIL हैदराबाद वर्सेस बी कारुनाकर। ठीक है। अब इस जजमेंट में क्या कहा था, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इस जजमेंट का जो बेनिफिट है उन्हीं लोगों को मिलेगा जो कि पार्टी से उन केसेस में जो कि पेंडिंग है कोर्ट के सामने। जैसे जजमेंट आज आया है और आज की डेट को जो जो भी केसेस पेंडिंग होंगे कोर्ट्स के अंदर, और उन पेंडिंग केसेस की जो जो लोग भी पार्टीज होंगी उन्हीं पे ये जजमेंट अप्लाई होगा। वो लोग जो पार्टीज पहले थी किसी केस में जो कि ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, उन केसेस पे ये अप्लाई नहीं होगा। यानी केसेस, इसको अप्लाई करने के लिए केस पेंडिंग होना चाहिए और उस पेंडिंग केस की जो पार्टीज है उन्हीं पे ही अप्लाई होगा, बाकी किसी पे अप्लाई नहीं होगा। फिर एक केस है नदर्न रेलवे वर्सेस सनबर्स्ट ऑयल एंड रिफाइनिंग कंपनी। तो ये जो है ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी केस से ये आया था। ये अमेरिकन अमेरिकन डॉक्ट्राइन हमने जैसे पढ़ा था, और अमेरिकन डॉक्ट्राइन में ये केस लॉ था जिसमें कार्डोजो जस्टिस थे, उन्होंने ही इस डॉक्ट्राइन को प्रोपाउंड किया था और इन्होंने ही इस डॉक्ट्राइन को बनाया था देखा जाए तो उन्होंने इस डॉक्ट्राइन को लीड डाउन दिया था और इन्होंने कहा था कि ये जो ऑब्जेक्टिव है प्रोस्पेक्टिव का ये यही है कि हम किसी पुराने प्रेसिडेंट को ओवर रूल करें या हम उसे ओवरटर्न करें और बिना उसे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिए हुए। ये कुछ और केसेस हैं जैसे कि मैंने बताया था कि उस समय कि पहले ये कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस पे ही अप्लाई होता था, बट अब ये ऑर्डिनरी स्टैट्यूट्स होते हैं उन पे भी अप्लाई होता है। और ये कुछ केसेस है जिनमें ऑर्डिनरी स्टैट्यूट्स पे अप्लाई किया गया, जैसे वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आत्म प्रकाश, उड़ीसा सीमेंट, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मोहम्मद रमजान खान एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ECIL वर्सेस बी कारूनकर। ठीक है। अब एक केस है हर्षद डिंगरा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, इसमें कहा था कि ये एक इंडिस्प्यूटेबल है कि भाई कोर्ट ओवररूल कर सकता है, यानी कोर्ट के पास ही पावर तो है ओवररूल करने के लिए एक डिसीजन को। और कोर्ट ने ये भी कहा कि कोई एक वैलिड रीजन नहीं है ये कहने के लिए कि क्यों हम इसे फ्यूचर की ट्रांजेक्शन पे ही अप्लाई ना करें। यानी कोर्ट कहता है कि कोई कोई एक वैलिड रीजन तो होना चाहिए कि क्यों हम इसे पास्ट की ट्रांजेक्शन पे अप्लाई करें, या फिर हम क्यों इसे सिर्फ फ्यूचर की ट्रांजेक्शन पे ही अप्लाई ना करें। तो कोई वैलिड रीजन नहीं था, कोर्ट ने इसमें कहा। और कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी नहीं है, बट ये एक एक्सटेंडेड फैसेट है स्टेट डिजीज का। अब फैसेट का मतलब क्या होता है कि एक एस्पेक्ट उसी चीज का, यानी स्टेट डिजीज का ही ये कोई एक एस्पेक्ट है, और ये जुडिशियल लेजिस्लेशन नहीं है। ठीक है, यानी ये स्टेट डिजीज ही है। ये कोई जुडिशियल लेजिस्लेशन जो कहा जाता था कि जो कोर्ट जो है वो लेजिस्लेशन बना रहा है, लॉ बना रहा है, वो नहीं है ये। ठीक है। और ये डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग का लेक्चर आज यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा हो। अगर आपको और भी किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख सकते हैं, और आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें जिससे मुझे सपोर्ट मिले। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।